ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? द ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो टाइम के साथ जिसकी डायरेक्शन चेंज होती हो, राइट? इज द करंट whose direction change periodically, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद डायरेक्शन चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे टाइप की पॉसिबल है, बट हम जो पढ़ते हैं वो उसको बोलते हैं हार्मोनिक एसी। हार्मोनिक एसी यानी दिस करंट चेंज हार्मोनिकली। हार्मोनिक मीन्स साइन एंड कॉस फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, उनको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो वेव के फॉर्मेट में होती है, ये वेव के फॉर्मेट में होगी इस तरह से, दिस वे। ये आई, ये टाइम, राइट? इसको मैं स्मॉल आई लिख लेते हैं। दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम। ठीक है, नहीं? सो ये करंट क्या है कि हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही है, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक एसी। इफ यू विल सी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट on positive side, let's say I naught, and this is the maximum value of current on negative side, that is I naught, right? Now इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। वन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, पहले ये बताओ, 11th क्लास का वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मेरे को उसी हिसाब से बता दो, फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ा दूँगा। मतलब वो नाम के लिए पढ़ा है, ठीक है? ठीक है, फिर ये अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो यानी अगर मैं इसमें देखूं तो एक साइकिल हुआ ये, तो ये हुआ टाइम पीरियड। ठीक है, दिस इज व्हाट एक साइकिल, ये यहां से यहां तक एक साइकिल है, फिर इसके बाद अगर मैं इसको करूं तो यहां तक दूसरा साइकिल हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम न्यू या एफ से डिनोट करते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यू, ऐसे थोड़ा सा ट्विस्टेड वी, न्यू बोलते हैं, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, तो न्यू और एफ, मैं एफ यूज़ करूँगा हर जगह। ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो टोटल साइकिल्स कंप्लीट किए, राइट? देन आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और मैं ये सब इसमें नहीं पढ़ते, हम एसी में, ये सब हम एसी में नहीं पढ़ते, ये सब ऑसिलेशन और वेव्स में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कंप्लीट शुरू से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी ठीक है? हाँ, वो एक्चुअली आज मेरा ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है, तो मैंने फ़ोन
कि इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, तो फोन आ गया तो इंटरनेट बंद हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, ओमेगा इट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। ठीक है, ये चैप्टर पूरा का पूरा अनरिलेटेड है, किसी ने भी पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो ये सब कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए अगर दिमाग में कोई भी हिचकिच है ना कि पहले वाला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो सब निकाल देना, सारा कुछ समझ में आएगा। राइट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा, इतना समझ में आ गया। राइट, नाउ इक्वेशन ऑफ SHM। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये पार्टिकल के लिए मोशन की इक्वेशन हो जाती है, बट एक्चुअल में ये इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन है। यानी कोई भी चीज अगर हार्मोनिकली चेंज होती है तो वो इसी फॉर्मेट में चेंज होगी। राइट, दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। राइट, क्योंकि मैं मोशन के लिए बात नहीं कर रहा हूं तो इसलिए हम y और a को डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में नहीं लेंगे। ठीक है, दैट इज कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। राइट, y इज वेरिएबल, जो भी चीज चेंज हो रही है, जैसे करंट, वोल्टेज, जो भी हो, कुछ भी हो, दैट इज y। a इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते रहना, समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं करंट के लिए बात करूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी करंट के लिए, y इज वेरिएबल यानी करंट I, द मैक्सिमम वैल्यू इज I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अगर मैं वोल्टेज के लिए बात करूं तो ये हो जाएगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अभी मैंने आपको ये दो चीजें समझाई हैं, बाकी आगे का भी बताता हूं। ये दो बात समझ में आ गई। राइट, ये एक जनरल इक्वेशन है, हार्मोनिक फंक्शन की जनरल इक्वेशन है, जिसको हम कहीं भी हार्मोनिक चेंज हो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें y क्या है, वेरिएबल, यानी जो भी चीज चेंज हो रही है। a क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो हमारे सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है, करंट। तो y इज करंट एंड a इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो दैट इज I नॉट। सो दिस इज साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इतना हो गया। राइट, अभी हम थोड़ा पीछे चलेंगे, फिर बाकी चीजों को और समझते हैं। राइट, अब आ जाओ यहां पे। देखो साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू जीरो से लेके कैसे कैसे चेंज होती है। साइन की वैल्यू जीरो पे जीरो, देन मैं सारे नहीं लिख रहा, 45 डिग्री पे 1/√2, 90 पे 1, देन 135 पे 1/√2 एंड देन 180 पे 0। ठीक है, दिस इज मिनिमम वैल्यू। पॉजिटिव में बात करें, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। दिस ग्राफ इज कॉल्ड साइन ग्राफ। इस ग्राफ को हम बोलते हैं साइन ग्राफ, दैट इज कॉल्ड साइन ग्राफ। सो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू मैक्सिमम हुई, तो ये एंगल हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर मैं ये ग्राफ सोचूं साइन के लिए है, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 90 डिग्री पे।
चलो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, इसको छोड़ो, तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, ये हमारा एक ग्राफ है। ये 1 है, +1, और ये -1 है, ठीक है, और ये 0 है। राइट, दिस इज साइन ग्राफ, ये साइन ग्राफ है, ठीक है। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी नहीं पता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। अब साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 डिग्री पे। सो दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? आयुष, है ये कितने, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये किसके बराबर हुआ? 180 डिग्री। यस सर। और ये किसके बराबर हुआ? सर 270। 270, राइट। एंड ये किसके बराबर हुआ? 360। 0 वापस आ गए भाई, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, इसको हम बोलते हैं फेज। ये सब एंगल्स क्या है? फेज। इनको हम क्या बोलते हैं? फेज, राइट, दैट इज कॉल्ड फेज। यानी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल है नहीं कहीं, बट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एंगल, राइट। वो अभी मैं इसमें समझाता हूं, ये एक बार करो, जिसको नहीं पता वो नोट करो। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, इस ग्राफ को देखो, सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल? 0 डिग्री। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल? 90 डिग्री। इनको हम रेडियन में डिस्क्राइब करते हैं, तो रेडियन में पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? π/2, एंड दिस इज इक्वल टू पाई, एंड दिस इज इक्वल टू 3π/2, एंड दिस इज इक्वल टू 2π। सो ये फेजेस है, दीज आर कॉल्ड फेज, राइट, ठीक है। यानी जब करंट की वैल्यू I0 है उस टाइम इसका फेज कितना है? π/2, और जब करंट की वैल्यू -I0 है तो फेज कितना है? 3π/2, 3π/2, राइट। जब मैक्सिमम में I0 है तो फेज π/2, और जब -I0 है तो कितना? 3π/2, ठीक है। ये समझ में आया? अभी फिर वापस आएंगे, पहले वो उस इक्वेशन पे चलते हैं। Now, in this equation, this is called phase. इसको बोलते हैं फेज, यानी साइन के बाद जो कुछ भी है वो फेज है। अगर सिस्टम में कॉस है तो पहले उसे साइन में कन्वर्ट करोगे, अगर कॉस है तो पहले उसे साइन में कन्वर्ट करके फिर जो एंगल आएगा उसको फेज बोलोगे। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेज, और ये कितना होता है? 5। फेज को हम लिखते हैं 5 से, फेज 5 इज इक्वल टू ω/t प्लस φ0। अब इसमें आता है φ0। What is this φ0? This φ0 is called initial phase, right? So initial phase is what? Is phase at t is equal to 0, is phase at t is equal to 0। तो इसमें अगर हम t is equal to 0 रखेंगे तो phi is equal to φ0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में t is equal to 0 रखा तो क्या होगा? phi is equal to φ0। यानी जब t 0 है तो उस टाइम जो फेज है उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, राइट।
ओके अब इनिशियल फेज को हम यहाँ वेव पे कैसे देखते हैं? इनिशियल फेज को वेव पे कैसे देखते हैं? मान लो मेरा जो वो है that my system started from here, my system started from here, यानी इससे पहले है ही नहीं। जो मेरा सिस्टम है उसमें मैक्सिमम से शुरू हुआ, तो किस फेज से शुरुआत हुई? π/2 से। तो इनिशियल फेज क्या हो गया? π/2। तो इनिशियल फेज से हमें आइडिया होता है कि कहाँ से हमारा सिस्टम शुरू हुआ। अगर यहाँ से शुरू होता है, मान लो यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, तो देन इनिशियल फेज इज व्हाट? पाई। तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारी जो सिचुएशन है उसको हम फेज बोलेंगे, इनिशियल फेज। ये कहानी मैं पेंडुलम के टर्म्स में एक बार बताता हूँ, ठीक है? एक बार पेंडुलम के टर्म्स में समझो। ये हमारा पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसकी दूसरी साइड एक्सट्रीम पोजीशन है। ये फेज हुआ 0, ये फेज हुआ 0, ये फेज हुआ π/2 ऐसे जाते हुए। फिर जब वापस आएगा तो ये फेज हो जाएगा पाई, फिर ऐसे गया तो ये फेज हो गया 3π/2, और फिर ऐसे वापस आया तो ये फेज 2π या 0 हो गया, ठीक है? तो अगर मैं पेंडुलम को, ये ऐसे बीच में लटका हुआ है और मैं ऐसे हिट करूं तो इनिशियल फेज कितना था? 0। अब मैं पेंडुलम को ऐसे पकड़ के ले गया, ऐसे रखा हुआ है, और अब ऐसे छोड़ दिया, तो कहाँ से मोशन शुरू हुआ? मैक्सिमम वैल्यू से। तो इनिशियल फेज कितना था? π/2, ठीक है? तो इनिशियल फेज हेल्प अस टू फाइंड आउट द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्ट पे क्या पोजीशन थी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, I इज इक्वल टू कितना? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ0, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस φ0, ठीक है? तो ये तो मैं आपको SHM समझा रहा था। वापस आते हैं AC में, राइट? इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक AC। हम इसमें क्या करते हैं? इनिशियल फेज का ज़्यादा झंझट रखते नहीं है, ठीक है? तो हम इनिशियल फेज को 0 लेके चलते हैं। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, राइट? प्लस आई एम यूजिंग ए वर्ड फाइव, ठीक है? हियर फेज फॉर करंट इज ओमेगा टी, जो साइन के बाद है वो फेज हो गया, एंड फेज फॉर वोल्टेज इज ओमेगा टी प्लस फाइव। So phase difference between V and I is 5, यानी जो फेज डिफरेंस है वो 5 है, ठीक है, दोनों के बीच में, राइट? अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी में कभी भी फेज डिफरेंस नहीं होता, फेजेस भी नहीं होते, क्योंकि वो वेरिएबल होता ही नहीं है। लेकिन एसी में क्योंकि वेरिएबल होता है तो फेज डिफरेंस भी होता है। फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या होता है? मान लो, राइट, ये अब नोट मत करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ।
मान लो I इज इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। इन दोनों के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? राइट, this is the graph of current, this is graph for current and voltage. वोल्टेज अगर हम देखें t इज इक्वल टू 0 पे साइन पाई बाई 2 1, तो वोल्टेज कितनी है t इज इक्वल टू 0 पे? V नोट। तो द वोल्टेज ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। So the voltage graph will be like this. So ये हमारा वोल्टेज ग्राफ हुआ, यानी जब करंट जीरो है, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। When I is equal to 0, V is equal to V naught, and when I is equal to I naught, V is equal to 0। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, या जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। सो दैट इज द प्राइमरी थिंग विच यू नीड टू एडजस्ट इन योर हेड के ऐसा भी होता है। अपने दिमाग में ये बिठाने की जरूरत है कि ऐसा भी होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ी, वोल्टेज कम हुई, करंट कम हुई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जीरो है। वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम पढ़ चुके हैं, बट जब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते। अभी बताऊंगा तो ध्यान आएगा, राइट। एक कैपेसिटर को हमने चार्जिंग पे डाला, एक कैपेसिटर को हमने चार्जिंग में डाला, वोल्टेज लगाई V नॉट। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो करंट है लेकिन वोल्टेज तो जीरो है। कैपेसिटर में करंट जाएगी क्योंकि चार्ज होएगा, लेकिन एट द टाइम वो डिस्चार्ज था, अनचार्ज था, तो वोल्टेज तो जीरो था। सो दैट इज द केस व्हेन वोल्टेज वाज जीरो एंड करंट इज मैक्सिमम। अब इसके बाद ये धीरे धीरे चार्ज होगा, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा यानी स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो ये वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V नॉट, और करंट जीरो, करंट जीरो हो जाएगी। सो दैट इज द केस व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम, करंट इज मिनिमम। सो AC में ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, हैविंग ए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होना बहुत कॉमन फिनोमेना है, यानी होता ही है, कॉमन नहीं है, होता ही है, राइट। अनलेस यू आर यूजिंग द रेजिस्टेंस। अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो नहीं होता है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। पहले मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट SHM से। बोलो, इतना समझ में आया क्या? क्या चीज? कैपेसिटर वाला, कैपेसिटर वाला ना, राइट। उसके अलावा बाकी हो गया? और लोग बोलो। राइट। देखो, अभी ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड था, हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, ये हमारा स्विच ऐसे। अभी इस कैपेसिटर में वोल्टेज कितना है? जीरो। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो वोल्टेज तो जीरो ही रहेगा, लेकिन करंट फ्लो होगा। सो दिस इज द केस व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो बट करंट इन कैपेसिटर इज नॉट जीरो।
इतना क्लियर है? फिर उसके बाद ये चार्ज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और एक पॉइंट पे आके वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी। जब इसकी वोल्टेज इसके बराबर हो गई तो फिर चार्ज तो होगा नहीं, और जब चार्ज नहीं होगा तो करंट कितना हो जाएगा? 0। सो दैट इज वोल्टेज इज मैक्सिमम, द करंट इज 0। ठीक है, तो ये चीज अपनी खोपड़ी में फिट करो कि वोल्टेज और करंट आगे पीछे होते हैं। ठीक है, डीसी में कभी ऐसा नहीं होता, इसलिए कभी वहां भी फिट कर दो यही चीज। डीसी में वोल्टेज और करंट हमेशा एक साथ चलते हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज 0 तो करंट 0। वहां पे ओम्स लॉ फॉलो होता है, V = IR। लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ कंडीशनल फॉलो होता है, राइट? कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी। ये बात हो गई क्लियर? राइट। नाउ अब आता है वैल्यूज ऑफ AC। इसमें दो डेरिवेशन है विच आई विल स्किप, जो मैं नहीं करूँगा। अगर किसी के स्कूल में कराएं या कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि अननेसेसरी वो है, सिर्फ मैथमेटिकल है, ट्रिग्नोमेट्री है पूरी। मेडिकल वैसे ही वाले वैसे ही आधे पागल हो जाते हैं उसमें, ठीक है, और जेई वाले बिना पढ़ाए भी पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। वैल्यूज ऑफ AC वी हैव 4 डिफरेंट वैल्यूज। ऑल्टरनेटिंग करंट में 4 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट I से डिनोट करते हैं इसको, यूजुअली स्मॉल I से, इज करंट। और जो भी मैं करंट के लिए बोल रहा हूं वो वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल है। एट एनी टाइम t, एज करंट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे जो करंट होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। सेकंड, पीक करंट। I0 से डिनोट करते हैं, इज मैक्सिमम वैल्यू, इज मैक्सिमम वैल्यू। और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम वेव के टर्म्स में नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ समथिंग मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। सो 2 डिफरेंट वैल्यू चीज हो गई करंट की। देन थर्ड, एवरेज वैल्यू। I average, right? For full cycle, एवरेज इज 0, क्योंकि आधा साइकिल पॉजिटिव होता है, आधा साइकिल नेगेटिव होता है, तो टोटल मिला के एवरेज कितना हो गया? 0। सो फॉर फुल साइकिल एवरेज इज 0 एंड फॉर हाफ साइकिल, ये डिपेंड करेगा आप पॉजिटिव साइकिल ले रहे हो या नेगेटिव साइकिल ले रहे हो, तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस 2I0 बाई पाई, प्लस माइनस 2I0 बाई पाई, करेक्ट। पाई की वैल्यू 3.14 रख के कैलकुलेट कर लोगे। देन फोर्थ, RMS। ये RMS वही RMS है जो हमने शुरू से पढ़ा है, क्या? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, राइट। और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, ये नाम है कई सारे, तो इसको हम IRMS भी लिखते हैं, IV भी लिखते हैं, I इफेक्टिव भी लिखते हैं, राइट। एंड दिस
IRMS इक्वल्स होता है I0/√2, यानी 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, ये 4 डिफरेंट वैल्यूज होती है किसी भी करंट की, एंड द सेम इज अप्लाइड टू द वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए I को बस V से रिप्लेस करना है, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, इन 4 वैल्यूज में से कौन सी यूज होती है? इसमें से ये यूज होती है फॉर ऑल एनर्जी पावर पर्पस। फॉर ऑल एनर्जी एंड पावर, जहां पे भी एनर्जी पावर इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम IRMS को लेते हैं, इसीलिए हम इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। करेक्ट। जब हम बोलते हैं 220 AC, व्हेन वी से 220 AC, घर में 220 AC आती है, मीटर में लगाओ तो मीटर में तो नीडल स्टेशनरी होती है, जबकि वोल्टेज तो ऐसे कम ज़्यादा होती रहती है। तो 220 क्यों बोल रहे हैं, जबकि वोल्टेज तो कुछ भी होती है। ठीक है, तो वो 220 जो हम बोलते हैं वो 220 RMS वैल्यू होती है। जो भी यूज़ होता है वो जनरली RMS वैल्यू यूज़ होती है। एवरेज वैल्यू का मतलब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं देखा। इंस्टेंटेनियस तो होता है कि ठीक है, हाँ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या होता है। अदर देन दैट जो हम एवरेज यूज़ करते हैं वैल्यू को, वो RMS यूज़ करते हैं, उसी को हम इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। जब हम बोलते हैं 220 वोल्ट AC, so that 220 is RMS value. Is it clear? कहाँ गए? ठीक है, ओके। नाउ इनकी डेफिनेशंस हो गया ना ये? राइट। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन सेम सी है। RMS value of AC is that value of steady current, is that value of steady current, right? समझ में नहीं आएगी, बस छाप लो, मैं समझाऊंगा बाद में। is that value of steady current which produce same amount of heat, which produce same amount of heat as by AC in one time period in one time period, in one time period across same resistance, in same time। ठीक है, इसको आप लिख लो बस, बाकी मैं समझाता हूँ ये क्या है। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ये है कैसे कैसे। ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है R, इसमें हमने AC लगाई। ये AC का सिंबल ऐसे होता है, एक सर्कल और उसके अंदर वेव। और DC का सिंबल होता है बैटरी वाला, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, राइट। ये R, ओके। इसमें कुछ करंट हुई IDC, ओके। एंड इन टाइम t, in time t, in time t,
heat across AC is equal to HAC and heat across गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, heat by AC and heat by DC is equal to HDC, यानी इन टाइम t दोनों सर्किट में हीट इतनी प्रोड्यूस हुई, राइट. सो देन IRMS equals IDC if HAC equals HDC. ठीक है, राइट. अब समझो क्या है, ये एक AC सर्किट है, ये DC सर्किट है. DC सर्किट में कुछ हीट प्रोड्यूस हुई, उतनी ही हीट उतने ही टाइम में जो इसमें प्रोड्यूस हुई, तो जो DC की वैल्यू है वो इसकी RMS वैल्यू है, राइट. या ये कह लो कि सपोज इस सर्किट में, एक मिनट सुन लो, वो नहीं समझ में आता इतनी जल्दी. सपोज इस सर्किट में X हीट प्रोड्यूस हुई T टाइम में, AC में X हीट प्रोड्यूस हुई T टाइम में, हमने इसमें वोल्टेज लगाई और इसमें भी X हीट प्रोड्यूस हुई T टाइम में, सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस हुई, तो देन इसकी जो RMS वैल्यू है वो इसके बराबर है. ये तो हम मेजर कर ही सकते हैं क्योंकि ये DC है, तो इसको तो हम मेजर कर लेंगे एमीटर से. तो कितनी करंट ने उतनी हीट प्रोड्यूस की, जो करंट की वैल्यू है वो RMS वैल्यू हो गई. ठीक है बच्चों, सेम डेफिनेशन है मीन एवरेज के लिए. मैं इसी में करूंगा चेंज, ठीक है. दिस इज मीन value of AC is that value of steady current which would send same amount of charge, यानी जो हीट है दैट इज रिप्लेस विद चार्ज, हीट की जगह चार्ज ले लो. एस बाई ए सी इन, अब यहां पे फुल पीरियड नहीं होता, हाफ साइकिल पीरियड, हाफ साइकिल पीरियड, क्योंकि फुल साइकिल तो जीरो हो जाएगा, राइट. सो एंड इसको मैं डिफाइन करूं, एक मिनट समझ लो फिर नोट कर लेना. इन टाइम t बाई टू एंड charge by AC is QAC and charge by DC is QDC. Then I average, I mean ले लो, एवरेज ले लो, is equal to this. सिर्फ हमको क्या करना है, हीट को चार्ज से रिप्लेस करना है. मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए दोनों डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है. तो हीट को चार्ज से रिप्लेस करना है और टाइम पीरियड हाफ साइकिल पीरियड होना चाहिए, फुल साइकिल पीरियड नहीं. कितना? हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल एवरेज कितना होता है? 0. समझ में आ रहा है तेरे को तक? मोर ओवर हमने क्या पढ़ा? 1. I is equal to I naught sin omega t and V is equal to V naught sin omega t plus 5. ये दो इक्वेशन ये चीज़ शो करती है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस 5 का है, फेज डिफरेंस 5 है. देन देयर आर 4 डिफरेंट वैल्यूज, I naught, I RMS एंड I average. ठीक है. I instantaneous value, I naught peak value, RMS value is 1 by root 2 times of peak value, and average value for half cycle is 2 I naught by pi. This is what we studied till now. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ? नहीं, ठीक है. एक छोटा सा टॉपिक नोट करो, मैं बोलता हूँ. Behavior of capacitor.
in DC. ठीक है. If a capacitor is placed in DC circuit at t is equal to 0, यानी जब हम स्विच ऑन करेंगे, ये मैं बता चुका हूं आपको, करंट इज मैक्सिमम एंड एट स्टेडी स्टेट, ये अभी पीछे मैंने डिस्क्राइब किया था सब कुछ, एंड एट स्टेडी स्टेट कब, फुल्ली चार्ज्ड, एंड एट स्टेडी स्टेट T is equal to, current is 0 and at steady state current is 0, right? तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? सो कैपेसिटर पोज 0 opposition to current at t is equal to 0 and it pose infinite opposition to current at steady state, यानी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट मैक्सिमम होती है, यानी रेजिस्टेंस वर्ड हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको हम अपोजिशन वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी जिस भी क्वांटिटी से, कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो बाद में आएगी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी से ये करंट का अपोज कर रहा है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज 0 एट स्टार्ट एंड इज इनफाइनाइट एट लॉन्ग टाइम, यानी इसका जो अपोजिशन है वो 0 से इनफाइनाइट तक चेंज होता है फ्रॉम इनिशियल टू फुल्ली चार्ज्ड, राइट? जब चार्ज हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, जब चार्ज नहीं हुआ तो करंट मैक्सिमम है. अब हम यही काम करते हैं इन एसी. कैपेसिटर इन एसी. अब एसी में तो वोल्टेज फिक्स नहीं है, एसी में तो वोल्टेज ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, वो कभी स्टेडी स्टेट आएगी ही नहीं. स्टेडी स्टेट के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज फिक्स होना चाहिए. अब वोल्टेज तो हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो कभी स्टेडी स्टेट आएगी ही नहीं, तो स्टेडी स्टेट नहीं आएगी तो वो हमेशा करंट फ्लो होता रहेगा उसमें, राइट? So, for AC, capacitor pose finite opposition called as capacitive reactance, called as capacitive reactance, XC से डिनोट करते हैं, ठीक है? एंड XC is equal to 1 by omega C and the unit is ohm. Omega is angular frequency and C is capacitance, so that is what is the, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी इसको हमने नाम दे दिया, जैसे रेजिस्टेंस है रजिस्टर के लिए, ऐसे कैपेसिटर के लिए क्या हुआ? रिएक्टेंस. सो दैट रिएक्टेंस वर्ड इज यूज फॉर द अपोजिशन. तो अकॉर्डिंग एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है? एसी और डीसी में जो प्रॉब्लम है, डीसी में हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक रेजिस्टेंस,
एक कैपेसिटेंस और एक इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? एक लॉन्ग कॉइल, राइट? ठीक है इतना?